फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईएसआई से एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या क्या आपको चीज़ों पर ध्यान देना है, कौन कौन सी चीज़ें लेटेस्ट अपडेट हुई हैं। देखिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बात कि आपका एग्ज़ाम कब से कंडक्ट होगा और पोस्ट वाइज आपकी एग्ज़ाम की डेट क्या है, एडमिट कार्ड आपका कब तक आ जाएगा और लगभग कितने फॉर्म अब तक भरे गए हैं, आपके एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है और इतने कम टाइम में आप किस सेक्शन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका तो एग्ज़ाम सभी लोगों को लगभग लोग पता है कि 19 मार्च से आपका 20 अप्रैल के बीच में एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि पेपर हो सकता है टल जाए या एग्ज़ाम आपका मई तक जा सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि एग्ज़ाम 19 मार्च से ही कंडक्ट होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप देख लिए होंगे, तो पूरी तरह से अपनी तैयारी में आपका जुट जाइए। और देखिए पोस्ट वाइज एग्ज़ाम डेट देख लेते हैं कि यूडीसी का जो डेट है आपका 19 मार्च से 30 अप्रैल के बीच में है। एमटीएस का आपका 26 मार्च से 30 के बीच में। स्टेनो का आपका 20 मार्च से स्टार्ट है पेपर आपका। उसके बाद देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी है कि 19 मार्च से आपका पेपर है एमटीएस यूडीसी का। एमटीएस का आपका है 26 मार्च से 30 अप्रैल के बीच में और इसी तरह से आपका 20 मार्च को है स्टेनो का पेपर। नेक्स्ट देखते हैं आपका कि एडमिट कार्ड कब तक जारी होंगे। तो देखिए 2 वीक्स पहले लिखा हुआ है कि अगर आपका 2 वीक पहले क्या होंगे, जितने भी एडमिट कार्ड होंगे आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे शो होने लगेगा, यानी कि लगभग 10 मार्च तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। उसके बाद है कि कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो देखिए अभी तक आरटीआई से कोई रिप्लाई नहीं आया है कि लगभग एग्जैक्ट कितने फॉर्म पड़े हैं। तो ये मैं एग्जैक्ट डाटा नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ आपका इतना बता सकती हूँ कि जो भी फॉर्म आपके बच्चों का एप्लीकेशन नंबर वगैरह से बता सकते हैं कि लगभग 12 लाख प्लस फॉर्म भरे हैं। तो दोस्तों कंपटीशन तो ऑब्वियसली बहुत हाई है, आपको मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपके पास टाइम ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कम है। तो ये फॉर्म का डेट है और जैसे ही आरटीआई का रिप्लाई आता है आपको एग्जैक्ट फॉर्म का बता दिया जाएगा कि लगभग कितने फॉर्म पड़े हैं। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। आई होप कि आप लोग सिलेबस रीड कर लिए होंगे और बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेबस के बारे में तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। इसमें क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जीए है, यानी कि आपका 4 सेक्शन है टोटल। 100 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स का होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अब इतने लगभग आपके पास 30 दिन ही तो बचा है, इससे ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। तो अब इतने कम टाइम में आप किस पर फोकस करें, किस पे नहीं करें, ताकि आपका जो भी 3 पोस्ट है उसमें किसी न किसी में आपका सिलेक्शन आई होप होना चाहिए। अगर आप सही स्ट्रेटजी में सही तरीके से तैयारी करते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपका ज़रूर सिलेक्शन होना चाहिए। अगर आप अपने तैयारी को 100% देते हैं और इतने कम टाइम में भी अच्छी प्रैक्टिस बना के रखते हैं तो आपका प्री तो क्वालिफाई हो जाएगा। देखिए सबसे पहले है कि आपका जो जीए है, तो अभी आप लोगों को जीएस बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जीएस तो छोड़ दीजिए, आपका वन लाइनर घटना चक्र आएगी, अभी शायद आया नहीं मार्केट में, लेकिन वन लाइनर घटना चक्र इसके लिए ज़रूर आएगी। बस आप जीएस के लिए उतना ही पढ़िए, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ आपको फोकस ज़रूर करना है जनवरी से मार्च तक का जो करेंट अफेयर है उस पर अपनी पकड़ बना लीजिए। 2-2 घंटा भी अगर आप टाइम देते हैं करेंट अफेयर के लिए तो आप जीए में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और इसमें आपका जीए का हो गया, जिसमें लगभग बच्चों के मार्क्स क्या होते हैं, कम होते हैं, इसकी वजह से आपकी कट ऑफ क्या होती है, चेंज हो सकती है। उसके बाद देखते हैं इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में देखिए सबसे बड़ी बात है, इंग्लिश का सबसे प्लस पॉइंट है कि आपके सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है, इंग्लिश ही है। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको वो सब्जेक्टिव होगा, चेंज होता रहेगा। एक बार आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपका मार्क्स ही देकर जाएगा। तो इसलिए आप इसकी भूमिका बहुत ज़्यादा क्लियर एंड कट है, यानी कि पॉजिटिव रोल प्ले करने वाला आपके एग्जाम में। तो आप लोग इंग्लिश को मजबूत करिए। उसमें भी देखिए किस किस सेक्शन में आपको ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहले तो देखिए कॉन्सेप्ट कुछ चीज़ें यहाँ, कुछ है प्रैक्टिस। पहले तो कॉन्सेप्ट, टेंस, वॉइस, नरेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच पर अपना कॉन्सेप्ट पे पकड़ जो है अच्छे से बना लीजिए। टेंस तो आपको ऐसे में नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको टाइम टाइम पर देख लेना चाहिए, जैसे कुछ टिक्स होते हैं आप ज़रूर देखें उन सारी चीज़ों को। उसके बाद प्रैक्टिस आपको ज़रूर करना है, जैसे अरेंजमेंट का, फिलर का और पैसेज का लगभग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा, आपकी इंग्लिश बूस्ट होगी और इंग्लिश के मार्क्स जो होंगे एकदम क्लियर एंड कट होंगे कि आपके 50 में लगभग 45 प्लस तो बनना चाहिए इंग्लिश में। अगर आप इतना कर ले जाते हैं इंग्लिश में तो ऑब्वियसली आप सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच जाएंगे। ये मेरे अकॉर्डिंग है। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग कैसे सही लगता है इंग्लिश के लिए, आप लोग ज़रूर उसको टाइम दें और मेंशन करें। और इंग्लिश ही आपका लगभग बच्चों का मार्क्स अच्छा होता है इंग्लिश में, तो इसमें तो आपका मार्क्स बिल्कुल ही कम नहीं होना चाहिए।
उसके बाद देखिए दूसरा आपका है सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन, वो है रीजनिंग। रीजनिंग में भी आपको देखिए सबसे पहले तो क्या करना है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको जरूर आप देखिए, उसका मोर देन मोर प्रैक्टिस करें, जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हैं जरूर करें। हम अगले वीडियो में प्रीवियस ईयर पे ही डिस्कशन करेंगे और प्रीवियस ईयर का पेपर जरूर लेकर आएंगे। और देखिए उसके बाद है कि उसमें भी कुछ टॉपिक्स हैं जिसको आपको बिल्कुल एकदम क्लियर और कट रखना कि इसमें अच्छा ऐसे होता है, उससे रिलेटेड कितने कितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, प्लस में आप उस सेक्शन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। जैसे कि आपका सीटिंग अरेंजमेंट है, सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा है कि लगभग आपके 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इस पे क्या करिए, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, कुछ बैंकिंग के सिलेबस देख लीजिए, जिससे क्या होगा कि एक कॉन्सेप्ट तो आपका हो जाएगा कि नहीं इससे मैं इतना क्वेश्चन रेज कर सकता हूँ। उसके बाद आपका सिलोजिज्म है, उसके बाद डायरेक्शन है, डिस्टेंस है, अल्फा न्यूमेरिक है, ब्लड रिलेशन है, उसके बाद अदर चीज़ों पर आप क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। इसमें भी क्या है कि जैसे इंग्लिश में अगर आप 45+ गेन करते हैं, अगर जो भी स्ट्रेटजी आप 30 डेज में तो नहीं कहा जा सकता है कि आप 45+ ही गेन कर पाएंगे। जिसकी इंग्लिश अच्छी है उनको थोड़ा सा बस रिवीजन की ज़रूरत है, ज़रूर रिवीजन करें। तो आप अगर इंग्लिश पे थोड़ा सा टाइम अगर 1 आवर्स भी देते हैं 30 दिन, तो 30 डे में आपका लगभग 40+ तो आप आराम से बना लेंगे इंग्लिश में। और उसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग में आपको बस केवल 2 घंटा देना है, यानी कि आपको 60 आवर्स देना है। रीजनिंग में 60 आवर्स भी आपको देते हैं तो आप सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा करीब अपने आप को पाएंगे, इसमें भी 40+ आराम से पा सकते हैं। अब वैसे भी आप अगर ESI का फॉर्म दिए हैं तो इससे पहले आप बैंकिंग वगैरह का पेपर जरूर देते रहे होंगे, अगर नहीं दे रहे हैं तो बिल्कुल इसके सिलेबस को जानिए कि क्या है, आपका स्पीड पे ही सारा गेम होने वाला है। तो जितना ज़्यादा स्पीड होगी आपकी उतना ही ज़्यादा आपके मार्क्स बनेंगे, उतने ही आप सिलेक्शन के करीब पहुँच जाएंगे। तो आपको इस तरह से अपनी स्पीड को मेंटेन करना और डेली प्रैक्टिस करते रहिए किसी भी चीज़ों। अभी तो आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देना है, आपको बस केवल इतना ध्यान देना है कि हमको इतने दिन में इन सारी चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को और अपने प्रैक्टिस को एकदम से ख़त्म कर देना है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वांट। देखिए क्वांट भी क्या है, इसमें 2 पोर्शन है। सबसे पहले तो एक तो हार्ड होता है और दूसरा एक सब्जेक्टिव है। हार्ड का मतलब है कि सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर क्वांट ही होता है। पेपर हाल में अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है मैथ का तो आपको दिमाग सारा वहीं पर लग जाता है, उसके बाद आते हुए क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस टाइम इतना जल्दी बीतता है कि आप समझ नहीं सकते हैं कि कितना क्वेश्चन मैं अटेंड कर पाया नहीं कर पाया। GA वगैरह का तो छोड़ दीजिए, लेकिन आपका रीजनिंग और क्वांट ही टाइम टेकिंग होता है और बिल्कुल होता है। अगर इसमें आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गलत होता है, एक क्वेश्चन गलत होने लगता है, अगर जो भी ऑप्शन दिए रहते हैं मैच नहीं करता है तो आप घबरा जाते हैं। इसकी वजह से रीजनिंग इंग्लिश और GA आते हुए भी आप नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़ा गेम चेंजर आपका क्वांट ही होने वाला है, और जो आपको क्या करता है कट ऑफ में आउट भी कर सकता है, कट ऑफ से और इन भी कर सकता है। इसलिए क्वांट पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको लगभग 3 से 4 घंटा तो ज़रूर क्वांट पे देना चाहिए इस टाइम, क्योंकि आपका जो भी मोटिव है अभी तो केवल सिलेक्शन ही, बाकी आप क्या करते हैं उससे कोई मतलब नहीं। सिलेक्शन लेना है तो इतना तो आपको क्वांट के लिए देना पड़ेगा। अब उसमें भी देखते हैं सब्जेक्टिव क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे देखिए कि आपका कुछ लोगों को मैथ बहुत अच्छी है और कुछ लोगों को मैथ कमज़ोर है, तो जिन लोगों की मैथ अच्छी है वो अपने 3 अदर सेक्शन जो हैं आपका इंग्लिश, रीजनिंग और GA है, खासतौर से GA पे ज़्यादा फोकस करें जिनकी मैथ अच्छी है। और जिनकी मैथ कमज़ोर है उनका ऑब्वियस सी बात है, उनकी इंग्लिश अच्छी होगी, रीजनिंग अच्छी हो सकती है, GS भी अच्छी हो सकती है। तो आप लोग क्या करिए, मैथ पर ज़रूर मॉक टेस्ट का सहारा लीजिए, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनकी ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और इससे क्या होगा कि आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। और ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपको कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखें, और फाइनल सिलेक्शन आपका यानी कि प्री तो आप क्वालिफाई कर ही जाएंगे। उसके बाद देखते हैं कुछ मैथ की टॉपिक्स है जिस पे आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए, जो आपके मतलब क्वांट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही टॉपिक होते हैं। जैसे सबसे पहले तो DI को ही रखते हैं। अगर DI में देखिए आपको ज़्यादा इसका कुछ रूल नहीं होता, अगर इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसमें अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं और स्पीड भी आपकी अच्छी रह सकती है। तो हर समय DI करें, लेकिन एकदम ट्रिक के साथ करें। उसके बाद आपका सिंप्लीफिकेशन है, फिर CISI है, फिर अप्रॉक्सीमेशन है, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपका एलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, उसके बाद मिसलेनियस। यानी कि आप जैसे ऊपर से नीचे आते हैं वैसे ही टाइम भी दीजिए।
DI को ज़्यादा टाइम दीजिए, सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद CI SI, इस तरह से आप टाइम दे सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी मजबूत होगी। और ये मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी थी कि अभी तक अगर आप इस हिसाब से तैयारी करते हैं तो आई होप आपका प्रीलिम जरूर निकलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे कि क्या क्या प्रीवियस ईयर कैसा था क्वेश्चन, आपको किस जोन में कितनी कट ऑफ बन सकती है, अगर आप किस जोन के हैं तो आपको कितना फ़ायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है। अगर दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।